इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। जी हाँ। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आज हम भौतिकी के एक ऐसे विषय की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से हमारे आधुनिक जीवन की नींव है। बिल्कुल। आज का विषय है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सही कहा। और आज के एपिसोड का हमारा मुख्य मिशन है प्रत्येक टॉपिक को सरल भाषा में और विस्तार से समझाना। विज्ञान की ये बातें अक्सर भारी भरकम लगती हैं, बहुत भारी लगती हैं, लेकिन आज इन्हें बिल्कुल रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाया जाएगा। शांत मन से अगर हम आज के स्रोतों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आज के स्रोतों में सिर्फ फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये कहानी है उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले एसी और डीसी के बीच का जो असली अंतर है, जो बुनियादी अंतर है, हाँ बुनियादी अंतर, उसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ये पीछे का नृत्य कर रही है। एकदम सही। लेकिन अगर हम सोचे कि डीसी इतनी सीधी है तो फिर हमारे घरों में एसी का ही इस्तेमाल क्यों होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें जी, तो इसका मुख्य कारण है एक जादुई उपकरण जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की मदद से एसी वोल्टेज को आसानी से और बेहद कम खर्च में लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। मतलब शहर के बाहर पावर प्लांट से हमारे घरों तक। बिल्कुल, डीसी के साथ ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। और यहीं से इतिहास का वो दिलचस्प पन्ना खुलता है जिसे हम करंट्स का युद्ध कहते हैं, वॉर ऑफ द करंट्स। एक बहुत ही ऐतिहासिक टक्कर। हाँ, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच। एडिसन डीसी के समर्थक थे और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस एसी के समर्थक थे और उन्होंने टेस्ला का साथ दिया था। निकोला टेस्ला का दिमाग वाकई बहुत आगे था। टेस्ला का योगदान बहुत विशाल है। उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, और उसी के आधार पर इंडक्शन मोटर बनाई, टेस्ला कॉइल बनाई। अरे वाह! उनके इसी योगदान के कारण चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई का नाम उनके सम्मान में टेस्ला रखा गया है। और यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस एसी करंट को काम करते हुए देखने के लिए एक एसी सर्किट के अंदर झांकते हैं। सर्किट के अंदर का विज्ञान। हाँ, एक सामान्य एसी सर्किट में मुख्य रूप से 3 सिपाही होते हैं: प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र, जिन्हें हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कहते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले प्रतिरोधक की बात करते हैं। जब एसी वोल्टेज को किसी शुद्ध प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। धारा मतलब करंट। हाँ, करंट। भौतिकी की भाषा में इसे समान कला या सेम फेज में होना कहते हैं। दोनों एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ शून्य होते हैं। लेकिन प्रतिरोधक की बात करते हुए स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वो क्या है? हम सब मानते हैं कि घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है ना? हाँ, आमतौर पर 220 वोल्ट ही कहा जाता है। लेकिन वो दरअसल सिर्फ एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। हाँ, इसकी असली पीक वोल्टेज यानी जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वो 311 वोल्ट होती है। यह सच में हैरान करने वाला है। मतलब पीक वोल्टेज 311 वोल्ट है। हाँ, हर लहर में एक क्षण के लिए वो 311 वोल्ट तक पहुंचती है। और एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के इस रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही काम का टूल है जिसे हम कला समंजक या फेजर्स कहते हैं। फेजर्स, ये क्या होता है? फेजर्स को सरल रूप में एक घूमता हुआ तीर समझा जा सकता है, एक रोटेटिंग वेक्टर। जैसे घड़ी की सुई। बिल्कुल, घड़ी की सुई की तरह। ये सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच के फेज रिलेशनशिप्स को ग्राफ पर समझने में मदद करता है। मतलब कौन आगे और कौन पीछे। एग्जैक्टली। अब प्रेरक यानी इंडक्टर की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार शुद्ध प्रेरक में करंट का व्यवहार एकदम अलग होता है। हाँ, प्रेरक बदलाव का विरोध करता है। तो इसमें करंट वोल्टेज से π/2 यानी 1/4 चक्र। हाँ, 1/4 चक्र पीछे रह जाता है, जिसे हम कहते हैं कि करंट लैग कर रहा है। वोल्टेज आगे निकल जाता है और करंट पीछे छूट जाता है। और संधारित्र यानी कैपेसिटर के मामले में संधारित्र डीसी को पूरी तरह रोक देता है, एक दीवार की तरह, लेकिन एसी को बहने देता है। हाँ, और इसमें करंट वोल्टेज से π/2 आगे रहता है। मतलब वो लीड करता है। बिल्कुल। प्रेरक के एकदम उलट। तो इस सब का असल मतलब क्या है? प्रेरक करंट को पीछे खींच रहा है और संधारित्र आगे धकेल रहा है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि एक पूरे चक्र में शुद्ध प्रेरक और संधारित्र दोनों में खर्च होने वाली औसत शक्ति शून्य होती है। रुको, औसत शक्ति शून्य होती है
मतलब ऊर्जा हर सीधी होती? ऊर्जा बस सर्किट में आगे पीछे उछलती रहती है, जैसे एक स्प्रिंग। लेकिन असल में औसतन कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। ये तो भौतिकी का जादू है। बिना ऊर्जा खर्च किए करंट बह रहा है। बिल्कुल। अब इन तीनों को मिलाते हैं। जब प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोधक यानी L, C और R को एक साथ सीरीज में जोड़ा जाता है तो वो एक LCR सर्किट बन जाता है। और इसमें जो कुल रुकावट होती है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं ना। हाँ, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, जिसे Z से दर्शाया जाता है। ये पूरे सर्किट की कुल रुकावट है। और यहीं से एक बहुत ही खास परिघटना जन्म लेती है जिसे अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस बहुत ही दिलचस्प चीज है। जब प्रेरक की रुकावट, जिसे हम XL कहते हैं, और संधारित्र की रुकावट यानी XC, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। हाँ, जब वे बराबर हो जाते हैं तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और इस स्थिति में करंट सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रुकावट सबसे कम हो गई है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है रेडियो और टीवी ट्यूनिंग का असल जिंदगी का उदाहरण। रेडियो ट्यूनिंग। वो कैसे? स्रोतों के अनुसार जब हम रेडियो में चैनल बदलते हैं तो असल में हम सर्किट के कैपेसिटर को बदल रहे होते हैं। अच्छा, कैपेसिटर की वैल्यू बदल रहे होते हैं। हाँ, ताकि उस LCR सर्किट की अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हवा में मौजूद उस खास रेडियो स्टेशन के सिग्नल की आवृत्ति से मैच कर जाए। बिल्कुल। और जैसे ही वो मैच करती है, अनुनाद होता है और हमें गाना सुनाई देने लगता है। क्या बात है! मतलब हम हवा में तैरती लाखों लहरों में से अनुनाद के जरिए अपनी पसंद की लहर पकड़ लेते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, जिसे cos phi भी कहते हैं? पावर फैक्टर ये बताता है कि कितनी ऊर्जा वास्तव में उपयोगी काम कर रही है। यदि सर्किट में सिर्फ प्रेरक या संधारित्र है तो पावर फैक्टर 0 होता है। 0? हाँ, करंट तो बहता है लेकिन ऊर्जा खर्च नहीं होती। इसे वॉटहीन धारा या वॉटलेस करंट कहते हैं। बिना वॉट की धारा, मतलब जो कोई असल काम नहीं कर सकती। एकदम सही। उपयोगी शक्ति सिर्फ प्रतिरोधक में खर्च होती है। अब हमने करंट समझ लिया, रुकावट समझ ली, लेकिन इस बिजली को शहरों तक पहुंचाने वाला जो उपकरण है, ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल और शानदार है। ये कैसे काम करता है? ये प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों से मिलकर बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, जो एक लोहे के क्रोड पर लिपटी होती हैं। हाँ, और उनके बीच कोई सीधा तार नहीं जुड़ा होता। तो बिजली कैसे आर पार जाती है? बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के जरिए। प्राइमरी कॉइल का AC करंट एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पैदा करता है। और यहीं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का महत्व समझ आता है। बिल्कुल, पावर स्टेशन से बिजली बहुत हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है, स्टेप अप करके, ताकि तारों में करंट कम हो जाए। और करंट कम होने से क्या फायदा होता है? ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा का नुकसान होता है, जिसे हम I2R लॉस कहते हैं, वो कम हो जाता है। I2R लॉस मतलब करंट कम तो गर्मी से होने वाला नुकसान भी कम। हाँ, और फिर घर के पास खंभे पर लगा ट्रांसफार्मर उसे वापस स्टेप डाउन करके 240 वोल्ट कर देता है। बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था है। लेकिन ट्रांसफार्मर भी 100% कुशल नहीं होते। हाँ, स्रोतों में शैथिल्य हानि का जिक्र है, हिस्टेरेसिस लॉस, यह लोहे के क्रोड के बार बार चुंबकित होने और अपनी दिशा बदलने के कारण होता है। क्योंकि AC करंट 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलता है। बिल्कुल। इस लगातार बदलाव की वजह से जो रगड़ होती है उसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो जाती है। इसे ही शैथिल्य हानि कहते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने बहुत कुछ कवर किया है। निकोला टेस्ला के दिमाग की उपज से लेकर आज के हमारे रेडियो और टीवी तक प्रत्यावर्ती धारा का यह सफर बहुत ही शानदार रहा है। और इन स्रोतों में निहित जानकारी ये स्पष्ट करती है कि कैसे भौतिकी के ये छोटे छोटे नियम हमारे पूरे आधुनिक समाज को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सही कहा। बिना LCR सर्किट या ट्रांसफार्मर के हमारी आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन जाते जाते एक विचार है जो स्रोत से प्रेरित तो है, पर उसमें सीधे तौर पर लिखा नहीं है। वो क्या है? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि आज हमने देखा कि कैसे अनुनाद का उपयोग करके हम हवा में मौजूद हजारों रेडियो सिग्नल्स में से किसी एक विशेष फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं। जी। जरा सोचिए, अगर निकोला टेस्ला का टेस्ला कॉइल का सपना पूरी तरह सच हो जाता, वायरलेस बिजली का सपना। हाँ, तो क्या हम इसी अनुनाद के सिद्धांत का उपयोग करके भविष्य में बिजली को भी बिना तारों के ठीक रेडियो सिग्नल की तरह हवा में एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते? ये तो पूरी तरह से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो जाता। बिल्कुल। ये भौतिकी का वो दरवाजा है जो अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। शायद भविष्य में, कौन जानता है, विज्ञान कब क्या चमत्कार कर दे। इसी विचार के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।